जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले सेशन में कि आपको 50 क्वेश्चन का सेट निरंतर प्रदान किया जाएगा, जिसमें आप बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, SSC GD के लिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक प्रश्नों को देखते हैं। बिना आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बिना वीडियो को स्किप किए हुए एक एक करके प्रश्नों को देखिए, ताकि एक एक प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 12 से 35 जो है मूल अधिकारों का वर्णन को बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। ये कथन दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम डायरेक्ट काम करते चले जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष है ना, जबकि लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष। मैंने अपने सेशन में भी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 3 कहता है, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष जो है मुक्त हो जाते हैं। ये 1/4 नहीं बल्कि 2/3 सदस्य जो हैं प्रति दूसरे वर्ष जो है वो पदमुक्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। ये सब चारों के चारों, तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर 4, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह नंबर 1 भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, स्टेटमेंट कहता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 2 माह। अगला सवाल है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? करेक्ट आंसर है 1963। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन दे रखा है 1987, 1991, 1992, 1998। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1991 में चिलैया समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको यानी चमड़ा उत्पादन से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? भूरी क्रांति। ये जो है उर्वरक के लिए भी जो है इसका संबंध है, यानी उर्वरक के लिए भी इसका संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूरी क्रांति होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे इस प्रकार से जाना जाता है। यानी किस प्रकार? यानी जो आसानी से विदेश से आता है और जितने आसानी से आता है उतना ही आसानी से ये चला जाता है। तो इस प्रकार के धन को किस नाम से जाना जाता है? हार्ड मनी है, सॉफ्ट मनी है, चिप मनी है या हॉट मनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी के नाम से इसको जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य, जिसको FRP के भी नाम से जाना जाता है, अनुमोदित करता है कौन? करेक्ट आंसर होगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग बिल्कुल सही था, विदेशी माल का बहिष्कार बिल्कुल सही था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार बिल्कुल सही था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये कार्यक्रम में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को। ये सब फेमस क्वेश्चन है, तो ये सब आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको रिवीजन भी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगा दोस्तों। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च की समाप्ति की तिथि थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है, गांधी के जीवन काल में छोटी निम्न घटनाओं का
कालक्रम सही नहीं है, यानी कौन सा जो है कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को बिल्कुल सही है दोस्तों। द्वितीय गोलमत सम्मेलन 7 सितंबर 1931 बिल्कुल सही है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ये भी बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 को तो हुआ था, लेकिन 23 मार्च का जो डेट है दोस्तों ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। कहता है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 अक्टूबर 1943। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन था दोस्तों सही आंसर है 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। यानी लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो थे वो बहावियों के विद्रोह को जो है वो दमन किया था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुआ था तो कौन सा राजवंश जो था वो नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्लव, यानी पाल था, राष्ट्रकूट था, प्रतिहार था, ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में थे, जबकि पल्लव नहीं था। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करेंगे। 19 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इस शव के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर की ओर। और आज भी हिंदू धर्म में जो है दोस्तों ये शव को उत्तर की ओर ही लिटाया जाता है, रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर 1। 20 नंबर क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में जो बौद्ध संगति का 2 धर्म में संप्रदाय में विभाजन हो गया था। पहला संप्रदाय कौन था? महायान था। पहला संप्रदाय महायान, दूसरा जबकि हीनयान था। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कहता है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य क्या है दोस्तों? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ऋजुपालिका नदी के किनारे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका नदी के किनारे। 22 नंबर क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर है मखलीपुत्र। कहीं मखलीपुत्र आपको मिलेगा तो कहीं मखलीपुत्र 30 देखने को मिलेगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य मतलब होता है आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अगला सवाल कहता है मुगल में मुहतसिब काम कौन था? यानी मुगल काल में मुहतसिब कौन था उसके बारे में पूछ रहा है। कौन था? तो मुहतसिब किसे कहा जाता था दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो आचरण अधिकारी होता था, आचरण अधिकारी को ही मुहतसिब कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 कहता है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सैन्य विभाग। ध्यान में रखेंगे। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था दोस्तों? सैन्य विभाग। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है दरोगा में, यानी बिहार SI, बिहार पुलिस और BPSC के प्री में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ये मतलब अपने आप को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझेंगे। अब बिना वीडियो को स्किप करते हुए आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी नरोरा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। ये परमाणु विद्युत गृह है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? नरोरा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कुंडनकुलन कर्नाटक, ये गलत है। ये कुंडनकुलन कर्नाटक नहीं बल्कि कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। ध्यान में रखिएगा। कुंडनकुलन कहाँ है? कर्नाटक में नहीं बल्कि गुजरात में है। काकरापार गुजरात है, सही है। वैसे आप देख लीजिएगा कुंडनकुलन के बारे में, तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुंडनकुलन। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर क्या है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 कहता है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए,
बिल्कुल सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट या हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर जो अधिक हानिकारक गैस उत्पन्न करेगा या अवशिष्ट उत्पन्न करेगा वो उत्तम ईंधन कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कहता है ये मिलाना है, इधर एक तरफ से विटामिन दे रखा है, एक तरफ से किस में इसका यूज़ होता है उसके बारे में बता रखा है। जैसे विटामिन B7 का यूज़ कहाँ है, ठीक है, B12 के बारे में बता रहा है, विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी विटामिन B7 जो है वो बालों का झड़ना है ना, यानी इसके कमी से बालों का झड़ना होता है। जबकि B12 जो है ये प्रणाली अरक्तता को यानी अरक्तता का वजह बनता है। अगला ये डिजीज होता है, ध्यान में रखेंगे। विटामिन ई जो है, विटामिन ई कहता है ये जो है बांझपन यानी उत्पन्न करता है, प्रजनन क्षमता को कम करता है, ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन डी था, विटामिन के, ये रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। सही आंसर इसका हुआ गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष नहीं। प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का मात्रक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये तारों के वजह से समझ जाते हैं कि प्रकाश वर्ष है या बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए होता है, ये गलत है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, गैलेक्टिक इकाई होती है। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर होगा वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है होमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, ये ध्यान में रखेंगे। होमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है दोस्तों। यह निम्न में से किसका वहन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, यानी आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाता है, तो वो आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त ऊष्मा कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर कहता है निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी किस कोशिकांग में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। गलत है इसका, है ना, ये इसमें विटामिन ए नहीं मिलते हैं, यानी मछली के तेल में विटामिन ए मिलते हैं, पालक में तो भरपूर मिलते हैं, आम में भी, पके हुए आम में विटामिन ए मिलते हैं। यानी जंतुओं की यकृत यानी लिवर और गुर्दे में, यानी जो आप यूज़ करते हैं खाते हैं, इसमें जो है विटामिन ए बिल्कुल नहीं मिलता। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 कहता है ये फिर मिलान कराने का बात करता है, तो इधर दे रखा है ये मात्रक दे रखा है कुछ, और इधर भी किसको किस में मेजर किया जाता है उसके बारे में चर्चा किया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतिरोध को ओम में मेजरमेंट करते हैं, बल को जो है न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं, जबकि विद्युत प्रवाह को जो है एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं और पावर को वाट में मेजर करते हैं। इसका 37 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला कहता है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला कौन सा तत्व है। करेक्ट आंसर क्या होगा, लिथियम। अगला सवाल है, कहता है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। लोचदार गुण का मतलब इलास्टिसिटी होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है, यानी किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यही किसी गुण के तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में दे रखा है, ये कहता है भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, गंगा अलकनंदा मंदाकिनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भागीरथी अलकनंदा के तट पे जो है संगम में, ये दोनों के संगम जहां मिलता है उसी को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे, कहता है 43 नंबर कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी किसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं मैचिंग वाला, और अधिकतम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ये मिस्टेक करके चले आ जाते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से
कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बिल्कुल सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा सही है। जब सारे के सारे सही हैं तो ऑप्शन नंबर बी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अगुलहास। 46 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 46 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कावेरी, जबकि गोदावरी को वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 ज्वालामुखी के लिए। ध्यान में रखेंगे, एक आज भी ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर में अक्सर जलते रहता है और वो अधिकतम मतलब सबसे अधिकतम ज्वालामुखी तो प्रशांत महासागर में ही आते हैं दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी के लिए। और एक नंबर भी सही है, ये भूकंप के लिए, कुछ की भूकंप उठता है ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी की वजह से भी भूकंप होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 47 का ऑप्शन नंबर ये कूट दे रखा है, यानी 1 नंबर भूकंप और 2 ज्वालामुखी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 गिब्सन अफ्रीका। और 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। क्या कहता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1 या 2। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसको अगर सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखें। इसी तरह के हम सेट आपको रेगुलर डेली देते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम 50 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का हम सेट लाते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं कल